जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का विमल क्लास है सिविल सर्विसेज के एजुकेशनल फाउंडेशन में स्वागत है। तो आइए प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे फरवरी 2023 के करंट अफेयर्स के टेस्ट 2 के बारे में। ठीक है, इससे पहले हम लोग जनवरी 2023 का जो करंट अफेयर्स का टेस्ट था उसको हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। आज टेस्ट नंबर 2 है जो कि फरवरी मंथ को लेकर के रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में नमस्ते योजना खबरों में रही है, यह निम्नलिखित में से किस से संबंधित है। ऑप्शन ए है भारत का विदेशी आउटरीच कार्यक्रम, सेकंड है असुरक्षित सीवर और सेप्टिक टैंक सफाई प्रथाओं को खत्म करना, थर्ड दिया है पर्यटन संवर्धन कार्यक्रम, और फोर्थ ऑप्शन है G20 शिखर सम्मेलन के तहत नवीन कार्यक्रम। नमस्ते योजना के बारे में इधर बात की गई है क्योंकि PIB जो न्यूज़ है उसमें ये करंट अफेयर्स का मुद्दा बना था। करंट का PIB न्यूज़ से लिया गया है, याद रखिएगा। उसमें इस चीज़ को दिया गया था कि जो सामाजिक न्याय है और जो अधिकारिता मंत्रालय है उसके द्वारा इसको शुरू किया गया था, यानी कि असुरक्षित सीवर और सेप्टिक टैंक की जो सफाई प्रथा है इसको खत्म करने के लिए जो नमस्ते योजना थी इसकी शुरुआत की गई थी। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असुरक्षित सीवर और सेप्टिक टैंक सफाई प्रथाओं को खत्म करना इस नमस्ते योजना का उद्देश्य था, उससे ये संबंधित थी। बात कर ले नमस्ते योजना है क्या चीज। तो जैसा कि अभी बताया आप लोगों को, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय जो है MOSJE जिसे हम लोग कहते हैं, उसने क्या किया, यंत्रीकृत जो स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र है उसके लिए राष्ट्रीय कार्य योजना नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटाइजेशन इकोसिस्टम यानी कि नमस्ते एक योजना तैयार की, और असुरक्षित सीवर और सेप्टिक टैंक जैसा होता है मैंने बताया कि सफाई प्रथाओं को खत्म करना। ठीक है ना। और योजना को दो है देखा जाए तो देश के सभी जितने भी शहरी स्थानीय निकाय जितने थे ULB वहां तक विस्तारित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी, क्योंकि इसे विशेष रूप से देखोगे तो सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिक जो होते हैं SSW उनकी मृत्यु को रोकने के लिए शुरू किया गया। हालांकि खतरनाक कह सकते हो, जोखिम भरा कह सकते हो कि सफाई को कम करने और सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा उनकी सुनिश्चित करने की दृष्टि से सफाई कार्यों के मशीनीकरण को बढ़ावा देना इसका मेन मोटिव था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है हाल ही में HDC SW18 और HD 3086 शब्द समाचार में रहे हैं, वे निम्नलिखित में से किस से संबंधित हैं। गेहूं की फसल की किस्म, हाल ही में खोजे गए क्षुद्र ग्रह, धान की फसल की किस्म, अंटार्कटिका क्षेत्र में द्वीप। तो याद रखिएगा ये जो नाम दिए गए हैं तो आप लोगों ने सुना होगा नाम संस्था का ICAR ने जो है गेहूं जो गर्मी को मात दे सकता है उसको विकसित किया है। यानी कि गेहूं की फसल की किस्में देखोगे तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है IARI उसके वैज्ञानिकों ने क्या किया, गेहूं की 3 किस्में विकसित की हैं, जिनमें से सभी में ऐसे जीन शामिल हैं जो समय से पहले फूल आने और जल्दी पकने से रोकने के लिए हल्के जो वसंतीकरण की अनिवार्यता होती है उसके लिए उत्तरदायी होते हैं। तो ये मुख्य रूप से हम लोग कह सकते हैं किससे संबंधित है, गेहूं की फसल की किस्म से। गेहूं की फसल की किस्म से ये संबंधित है। पहला जो दिया है इसने HDC SW18 जो दिया गया है ये जारी किया गया था और 2016 में आधिकारिक तौर पर अधिसूचित किया गया था इसको। हालांकि प्रति हेक्टेयर देखोगे तो 7 टन से अधिक की संभावित गेहूं उपज होने के बावजूद भी HD 2967 है, HD 3086 है, यानी कि मौजूदा लोकप्रिय जो किस्म थी इनके लिए लगभग 6 से 6.5 टन के मुकाबले इसके पौधे जो हैं 105 से और 110 सेंटीमीटर तक बढ़ गए। यानी कि सामान्य उपज वाली जो किस्म होती हैं उनके लिए 90-95 सेंटीमीटर की तुलना में लंबे होने के कारण जब उनके बालियां जो होती हैं, बाल जो निकलती हैं गेहूं की, वो अच्छी तरह से भरे हुए अनाज से भरी होती हैं, भारी होती हैं, तो उन्हें ठहरने या झुकने का खतरा हो जाता है। क्योंकि 2022 में देखोगे तो जारी जब दूसरी किस्म हुई थी HD 3410 उसमें कम पौधे की ऊंचाई यानी कि 100 से 105 सेंटीमीटर
तो उसी के साथ उच्च उपज क्षमता जो थी वो लगभग 7.5 टन प्रति हेक्टेयर थी। लेकिन ये तीसरा HD जो 3385 था जो सबसे अधिक आशाजनक दिखता है। वहीं HD 3410 इसके समान पैदावार के साथ देखोगे तो पौधे की ऊंचाई केवल 95 सेंटीमीटर से मजबूत तने के साथ ये कम से कम आवास प्रवण है और जल्दी बुआई के लिए सबसे उपयुक्त भी है। तो याद रखिएगा 22 अक्टूबर को जो है जो हमारा IARI है उसके परीक्षण क्षेत्रों में इस बार कोई देखें तो जो बोई गई जो किस्म थी वो परागण अवस्था में पहुंच गई, लेकिन सामान्य समय में लगाए गए जो गेहूं थे उनके लिए जो बालियां थी उनका उभरना अभी शुरू होना बाकी था। तो इसलिए इंपॉर्टेंट था ये काफी, ठीक है, और काफी मददगार भी था। गेहूं के लिए आप लोग जानते हो कि टेम्परेचर की आवश्यकता, भाई तेज धूप के साथ लगभग 10 से 15 डिग्री सेल्सियस बुआई का समय होता है और 21 से लगभग 26 डिग्री सेल्सियस जब पकने का समय आता है, कटाई का समय आता है उसके बीच। वर्षा लगभग 75 से 100 सेंटीमीटर इंपॉर्टेंट है इसके लिए। मिट्टी के प्रकार की बात करें तो अच्छी तरह से सूखा उपजाऊ दोमट मिट्टी होता है, चिकनी दोमट, जो गंगा सतलुज मैदान और दक्कन की जो काली मिट्टी का क्षेत्र होता है वो इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गेहूं की फसल की किस्म। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से देश G20 समूह के सदस्य हैं। पहला दिया है पाकिस्तान, जापान, चिली, चीन, तुर्की, भारत, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील। तो इनमें हम लोगों को बताना है कि कौन से G20 समूह के सदस्य हैं, क्योंकि भारत ने G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता ग्रहण की थी, आप लोगों को पता है। द हिंदू में इसको बताया गया था इस मुद्दे को जो है। G20 की हम लोग बात करें तो G20 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के प्रतिनिधियों के साथ 19 देश और यूरोपीय संघों का एक क्या है, अनौपचारिक समूह है, क्योंकि G20 सदस्यता में दुनिया की सबसे बड़ी उन्नत और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का मिश्रण शामिल है। इसी के साथ में G20 सदस्य जो है विश्व GDP के लगभग 80% से अधिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लगभग 75% और विश्व जनसंख्या के लगभग 60% का प्रतिनिधित्व करते हैं। हालांकि G20 में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस और आपका सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, ये सब शामिल हैं, ठीक है ना। तो G20 वैश्विक महत्व के मुद्दों के व्यापक एजेंडे पर केंद्रित है। हालांकि वैश्विक अर्थव्यवस्था से संबंधित मुद्दे जो है वो एजेंडे पर हावी हैं, जैसे कि आर्थिक बाजार है, कर और राजकोषीय नीति है, व्यापार कह सकते हैं, कृषि है, रोजगार है, ऊर्जा है, या भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, या नौकरी के बाजार में महिलाओं की उन्नति, या सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा, जलवायु परिवर्तन है, वैश्विक स्वास्थ्य है, आतंकवाद विरोधी है, समावेशी उद्यमिता है। तो ये सब चीजें इसमें ली जा सकती हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, अभी जो बताए देश आप लोगों को मैंने, इसमें पाकिस्तान तो शामिल है ही नहीं बिल्कुल भी, आपका इसमें पाकिस्तान शामिल नहीं है, आपका जापान है, ठीक है ना, चिली इसमें शामिल नहीं है, इसमें चीन शामिल है, आपका तुर्की भी शामिल है, भारत भी शामिल है, ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है, ब्राज़ील भी शामिल है। तो ये कूट बन जाएगा आप लोगों का 2, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है हाल ही में युवा संगम पोर्टल लॉन्च किया गया है। हाल ही में युवा संगम पोर्टल लॉन्च किया गया है, यह निम्नलिखित में से किस से संबंधित है। ऑप्शन ए दिया गया है खेलो इंडिया गेम्स के लिए एक पोर्टल, सेकंड है पूर्वोत्तर क्षेत्र और शेष भारत के युवाओं के मध्य घनिष्ठ संबंध स्थापित करने की एक पहल, तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय छात्र विनिमय कार्यक्रम के लिए एक पोर्टल, फोर्थ है कौशल विकास। तो सबको पता है जो PIB न्यूज़ आता है आप लोगों का, PIB न्यूज़ में ये करंट का मुद्दा बना था PIB में, और उसमें IGNCA नई दिल्ली में जो है युवा संगम पंजीकृत पोर्टल लॉन्च किया गया था, ठीक है ना। युवा संगम पोर्टल की हम लोग बात करें तो युवा संगम एक भारत श्रेष्ठ की भावना है। इस भावना में पूर्वोत्तर क्षेत्र और शेष भारत के युवाओं के मध्य क्या था, घनिष्ठ संबंध मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री की ये पहल थी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि युवा संगम हमारी प्राचीन विरासत, हमारे गौरवशाली इतिहास और हमारी समृद्ध संस्कृति के दर्शन का प्रतीक है। और ये कार्यक्रम जो है 18 से 30 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए खुला रहेगा।
कितना? 18 से 30 वर्ष की आयु के जो युवा होंगे उनके लिए। हालांकि अंतर सांस्कृतिक शिक्षा के लिए जीवन में एक बार मिलने वाले अवसर का लाभ उठाते हुए लगभग 20,000 से अधिक युवा पूरे भारत की यात्रा करेंगे। और छात्र जो हैं पूरे कार्यक्रम के दौरान भाषा, साहित्य, व्यंजन, त्योहार, सांस्कृतिक कार्यक्रम, पर्यटन के क्षेत्र, इनमें एक दूसरे के साथ क्या करेंगे? वार्तालाप करेंगे, बातचीत करेंगे। यानी कि वे पूरी तरह से अलग भौतिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक सेटिंग, इनमें जीवन का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करेंगे। और ये कार्यक्रम भारत को देखने, जानने, समझने और देश के लिए कुछ करने का अवसर देगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में बोला गया है मासिक धर्म अवकाश के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में मामले की संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है कि केंद्र सरकार के स्तर पर भारत में मासिक धर्म अवकाश का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। सेकंड है केरल और बिहार भारत में अपने कर्मचारियों को मासिक धर्म अवकाश देने वाले एकमात्र राज्य हैं। तो उपरोक्त में से कौन सा या कौन से सही हैं? ठीक है, तो द हिंदू में मुद्दा था ये करंट का, सुप्रीम कोर्ट ने जो है श्रमिक और छात्रों के लिए मासिक धर्म अवकाश के संबंध में एक याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया था। मासिक धर्म अवकाश पर हम लोग बात करें तो 24 फरवरी 2023 की बात है। 24 फरवरी 2023 इसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में श्रमिक और छात्रों के लिए मासिक धर्म अवकाश के बारे में एक जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। इसे नीतिगत मामला बताया गया था, क्योंकि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक याचिकाकर्ता को मासिक धर्म के दर्द पर एक नीति बनाने के लिए केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय से संपर्क करने का निर्देश दिया। मासिक धर्म अवकाश उन लोगों के लिए समय के एक विशिष्ट रूप को संदर्भित करता है जो मासिक धर्म के दर्द का अनुभव करते हैं, क्योंकि अनुशंसा करता है कि श्रमिकों को मासिक धर्म के दौरान काम से छुट्टी दी जाए, ठीक वैसे ही उन्हें जैसे कि उन्हें बीमारी के लिए दी जाती है, और ये छुट्टियां कवर नहीं की जाती और सभी कर्मचारियों को प्रदान की जाने वाली सामान्य बीमारी छुट्टियों के अतिरिक्त ली जाती है। तो भारत में मासिक धर्म अवकाश के लिए कोई विधायी प्रावधान नहीं है, इसलिए हमारा पहला वाला स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है। हालांकि हाल में पहले भी चलाई गई थी, जैसे कि राज्य सरकारों में केवल बिहार और केरल में ही ऐसी सरकारें हैं जिन्होंने महिलाओं को मासिक धर्म अवकाश शुरू किया है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट ठीक है। अगर देखोगे तो बिहार सरकार ने जो है 1992 में अपनी पहली या कह सकते हैं अपनी माहवारी अवकाश नीति पेश की, जिसमें कर्मचारियों को हर महीने 2 दिन का सवेतन मासिक धर्म अवकाश दिया जाएगा। हालांकि हाल ही में केरल के मुख्यमंत्री जो थे पिनाराई विजयन, उन्होंने ये घोषणा भी की थी कि राज्य का उच्च शिक्षा विभाग अब विभाग के अधीन काम करने वाले विश्वविद्यालयों में छात्रों को मासिक धर्म और मातृत्व अवकाश प्रदान करेगा। हालांकि केरल से कांग्रेस सांसद जो हिबी ईडन थे, उन्होंने कामकाजी महिलाओं के लिए मासिक धर्म के दौरान सवैतनिक कह सकते हो अवकाश, महिला छात्रों के लिए देखोगे तो मासिक धर्म अवकाश और मासिक धर्म स्वास्थ्य उत्पादों तक मुफ्त बिल्कुल फ्री पहुंच की मांग करते हुए एक निजी सदस्य विधेयक पेश किया था। यानी कि यहाँ तक कि फूड डिलीवरी ऐप जोमेटो ने भी इसे पेश किया है। इंडोनेशिया है, जापान है, दक्षिण कोरिया है, स्पेन है, जाम्बिया है, इसमें इस नीति को श्रम कानूनों में शामिल किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक और दो दोनों स्टेटमेंट हमारे इसमें बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है रोगाणु रोधी पर मस्कट सम्मेलन द्वारा निर्धारित निम्नलिखित लक्ष्यों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि 2030 तक कृषि खाद्य प्रणाली में उपयोग किए जाने वाले रोगाणु रोधी की कुल मात्रा को कम से कम 30 से 50% तक कम करना। सेकंड है मानव स्वास्थ्य के लिए चिकित्सीय रूप से महत्वपूर्ण रोगाणु रोधी के पशु उपयोग और खाद्य उत्पादन को समाप्त करना। थर्ड है सुनिश्चित करना कि 2030 तक मनुष्यों में समग्र एंटीबायोटिक खपत का कम से कम 60% एंटीबायोटिक दवाओं के WHO एक्सेस समूह से है। तो उपरोक्त में से कौन सा या कौन से सही है, ये हम लोगों को बताना है। द हिंदू का मुद्दा था करंट का, जिसमें कहा गया था कि रोगाणु रोधी प्रतिरोध की मूक महामारी से निपटने के लिए एक मस्कट घोषणा पत्र तैयार किया गया। अगर मस्कट सम्मेलन की हम लोग बात इधर करें तो जो मस्कट सम्मेलन है
भाई सबसे पहली बात तो यह कि रोगाणु रोधी प्रतिरोध पर तीसरा वैश्विक उच्च स्तरीय मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2022 मस्कट में आयोजित हुआ, जहां 30 से अधिक देशों ने रोगाणु रोधी प्रतिरोध यानी कि AMR पर मस्कट मंत्री स्तरीय घोषणा पत्र को अपनाया था। क्योंकि मस्कट घोषणा पत्र ने जो है AMR के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए जो वन हेल्थ एक्शन था उसके कार्यान्वयन में राजनीतिक प्रतिबद्धताओं में कह सकते हैं कि तेजी लाने की आवश्यकता को मान्यता दी। हालांकि AMR के प्रभाव को न केवल मनुष्यों पर बल्कि जानवरों पर भी, पर्यावरणीय स्वास्थ्य हो गया, खाद्य सुरक्षा हो गई, आर्थिक विकास हो गया या विकास के क्षेत्र में संबोधित करने की आवश्यकता है। हालांकि सम्मेलन 3 स्वास्थ्य लक्ष्यों पर केंद्रित है। 2030 तक देखोगे तो कृषि खाद्य प्रणाली में उपयोग किए जाने वाले रोगाणु रोधों की जो कुल मात्रा है उसको कम से कम 30 से 50% तक कम करना, इसलिए हमारा पहला वाला स्टेटमेंट जो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और मानव स्वास्थ्य, इसके लिए चिकित्सीय रूप से महत्वपूर्ण जो रोगाणु रोधी हैं उनके जानवर और खाद्य उत्पादन में उपयोग को समाप्त करना, इसलिए दूसरा भी हमारा स्टेटमेंट ठीक है। और यह भी सुनिश्चित करना कि 2030 तक मनुष्यों में समग्र एंटीबायोटिक खपत का कम से कम 60% यानी कि एंटीबायोटिक दवाओं के WHO एक्सेस से समूह से है। तीसरा इसलिए हमारा करेक्ट है, ठीक है, इसलिए हमारा तीसरा करेक्ट है और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, तीनों के तीनों स्टेटमेंट ठीक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। इधर द्वीप हैं, इधर महासागर हैं। लामू द्वीप समूह हिंद महासागर, सोलोमन द्वीप प्रशांत महासागर, साओ टोमे और प्रिंसिपे अटलांटिक महासागर। उपरोक्त युग्मों में से कितने जोड़े सही सुमेलित हैं? इसमें बताना है कितने जोड़े सही सुमेलित हैं, ठीक है, कितने जोड़े सुमेलित हैं। तो याद रखना ये द हिंदू में रहा था करंट का मुद्दा। भारत ने जो है दोनों देशों की नौसेनाओं के द्वारा क्षेत्रों के एक संयुक्त सर्वेक्षण के बाद लामू द्वीप समूह जो केन्या के उत्तरी तट के पास है उसके आसपास के जो सामान्य तटीय क्षेत्र थे उनको कवर करते हुए केन्या को 100 समुद्री चार्ट सौंपे थे, ठीक है ना। तो उसको लेकर के क्वेश्चन पुटअप किया गया है। लामू द्वीप समूह की हम लोग सबसे पहले बात करें, जो लामू द्वीप समूह है ये केन्या के उत्तरी तट के करीब देखा जाए तो हिंद महासागर में स्थित है, जिसके अंतर्गत ये आता है। तो पहला तो सुमेलित है। और द्वीप तट की बात करें तो प्रांत के पास लामू और क्यूंगा इनके शहरों के बीच स्थित है और ये जो लामू जिला है उसका एक हिस्सा है। हालांकि द्वीपों में सबसे बड़ा घाट द्वीप मांडा द्वीप और लामू द्वीप है। हालांकि देखोगे तो द्वीप समूह में कई महत्वपूर्ण पुरातात्विक ऐतिहासिक स्थल भी शामिल है, जैसे कि ताकवा, मांडा टाउन, दोनों मांडा द्वीप पर, और सांगा जो है पाटे द्वीप पर है। तो पहला वाला तो हमारा बिल्कुल करेक्ट है, हिंद महासागर में है। सोलेमन द्वीप की बात करें तो दक्षिण पश्चिमी जो प्रशांत महासागर है उसमें देश है ये, तो दूसरा भी ठीक है अपना। इसमें मेलानेशिया में ज्वालामुखी द्वीपों और केरल प्रवाल के देखोगे तो जो कोरल प्रवाल है उनकी दोहरी श्रृंखला इसमें शामिल है, ठीक है ना। तो ये दूसरा वाला भी हमारा ठीक है। अगर साओ टोमे और प्रिंसिपे की बात करें तो मध्य अफ्रीका का द्वीप देश गिनी की खाड़ी में भूमध्य रेखा पर स्थित है ये। इसके 2 मुख्य द्वीप हैं, साओ टोमे और प्रिंसिपे, और कई चट्टानी टापू भी शामिल है जिसमें साओ टोमे द्वीप, उसके दक्षिण में देखोगे तो रोलास, और प्रिंसिपे के दक्षिण में देखोगे तो केरोको, पेड्रोस, टिनहोस, ये सब शामिल हैं, यानी कि अटलांटिक महासागर में स्थित है। और जलवायु उष्णकटिबंधीय महासागरी जो होते हैं यानी कि गर्म और आर्द्र लेकिन ठंडी हवा या प्रचुर मात्रा में देखोगे तो सार्वल होने वाली वर्षा, इनसे राहत यहाँ पे मिलती है। तो तीसरा वाला भी हमारा सुमेलित है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी युग्म यानी कि तीनों के तीनों इसमें सुमेलित हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि हाल ही में जम्मू में लिथियम भंडार की खोज के साथ इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है बोल्विया, चिली और अर्जेंटीना लिथियम त्रिकोण बनाते हैं। लिथियम निष्कर्ष CO2 की रिहाई के साथ जल गहन प्रक्रिया है। थर्ड है कि भारत वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना से अपनी सभी लिथियम का आयात करता है और अपनी लिथियम आयन सेल आवश्यकता का 70% चीन और हांगकांग से आयात करता है। तो कौन से कथन इसमें सही है ये हमको इसमें बताना है। ये भी करंट में रहा मुद्दा था, बड़ा अच्छा है, क्योंकि जम्मू और कश्मीर के रियासी में देखोगे तो लगभग 5.9 मिलियन टन अनुमानित लिथियम जो है या लिथियम संसाधनों की खोज को हरित अर्थव्यवस्था में भारत के परिवर्तन में एक गेम चेंजर के रूप में घोषित किया गया था।
अगर लिथियम भंडार की हम लोग बात करें तो महत्वपूर्ण धातुओं के लिए भारत का बाजार जो है 2028 तक लगभग 23.76% की बात करें, लगभग 23.76% की बात करें तो चक्रवर्ती वार्षिक वृद्धि दर दर्ज करने का अनुमान है। वहीं अगर देखा जाए तो लगभग ये भारत सरकार की निजी कारों में लगभग 30% ईवी निवेश और वाणिज्यिक वाहनों के लिए 70% और ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए 2030 तक दो पहिया और जो तिपहिया वाहन होते हैं उनके लिए 80%। इनकी महत्वाकांक्षी योजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद करेगा, इनको आगे बढ़ाने में क्या करेगा, मदद करेगा। तो पहला स्टेटमेंट तो अपना बिल्कुल ठीक है, दूसरा भी ठीक है, तीसरा भी ठीक है। दूसरा क्यों ठीक है? क्योंकि उद्योग के अनुमान को देखोगे तो उद्योग के अनुमान को बताते हैं कि ऐसा कि इस प्रक्रिया में 170 क्यूबिक मीटर जल की खपत होती है और निकाले गए प्रत्येक टन लिथियम के लिए लगभग 15 टन CO2 निकलती है, इसलिए हमारा सेकंड ठीक है। और जैसे ही भारत इस नई यात्रा की शुरुआत करता है तो वो दक्षिण अमेरिका के जो देश हैं, दक्षिण अमेरिकी देश हैं, विशेष रूप से बोल्विया, चिली, अर्जेंटीना, इनके लिथियम त्रिकोण के अनुभवों से क्या करता है, सीख लेता है। तो पहला तो इसलिए मैंने बताया ठीक है ना। तो इसलिए जैसा कि भारत वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना से अपने सभी लीका लिथियम का आयात करता है और अपनी लिथियम आयन सेल की आवश्यकता का 70% चीन और हांगकांग से क्या करता है, इंपोर्ट करता है, आयात करता है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 यानी कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कहा गया है अनुसंधान और विकास बजट पर व्यय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है हालिया बजट में बायोटेक्नोलॉजी विभाग के खर्चे में 40% की वृद्धि दिखाई गई है। सेकंड है डीप ओशन मिशन गहरी समुद्र में जैव विविधता की खोज और संरक्षण के लिए तकनीकी नवाचारों पर भी ध्यान केंद्रित करता है। तीसरा दिया है बुनियादी अनुसंधान पर खर्च बढ़कर के सकल घरेलू उत्पाद का 2% हो गया है, जो पहली बार एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? ठीक है ना। द हिंदू में करंट का मुद्दा रहा था ये, उसमें कहा गया था कि इस साल का बजट भाषण इस बात का अनुसरण करता है कि अनुसंधान और विकास यानी कि RNDD इसके लिए बड़े पैमाने पर फंड देने वाले मंत्रालय आवंटन में स्वस्थ उछाल देखेंगे, ऐसा बात उसमें कहा गया था द हिंदू में। बात करें भारत में अनुसंधान और विकास पर बजट खर्च के बारे में, हम लोग जो है बजट खर्च के बारे में अगर हम लोग बात करें तो याद रखिएगा सबसे मेन चीज तो यह है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय इसको इस वर्ष जो है लगभग 16,331.42 करोड़ का आवंटन प्राप्त हुआ, जो कागज पर पिछले अनुमान से लगभग 15% अधिक है। हालांकि 2021-22 और 22-23 के बीच मंत्रालय ने लगभग 3.9% की कमी देखी है और वृद्धि का बड़ा हिस्सा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग जो DST है उसमें देखोगे तो लगभग 7,931.05 करोड़ पिछले वर्ष से लगभग 32.1% अधिक गया है। उसमें भी क्या है, जैव प्रौद्योगिकी विभाग या DBT कह लीजिए 3.9% की मामूली वृद्धि, उसके लिए ये लगभग 2683.86 करोड़ था। और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग जो है DSIR उसके लिए 5746.51 करोड़ यानी कि 1.9%। यानी कि पहला वाला कथन हमारा बिल्कुल गलत है, पहला वाला कथन बिल्कुल हमारा गलत है। अगर डीप ओशन मिशन की बात करें और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, इसको पिछले वर्षों की तुलना में काफी अधिक बढ़ोतरी मिली और यह संकेत भी मिला कि वे केंद्र का तत्काल फोकस है। यानी कि डीप ओशन मिशन में कुछ 6 प्रमुख घटक शामिल किए गए थे। क्या क्या? समुद्र से ऊर्जा और ताजा पानी, महासागर जीव विज्ञान और उन्नत समुद्री स्टेशन, गहरे समुद्र का सर्वेक्षण और अन्वेषण, गहरे समुद्र में जैव विविधता की खोज और संरक्षण के लिए तकनीकी नवाचार, महासागर जलवायु परिवर्तन सलाहकार सेवाओं का विकास, या गहरे समुद्र में खनन और मानव युक्त हम लोग कह सकते हैं कि सबमर्सिबल, इनके लिए प्रौद्योगिकियों का विकास। यानी कि सेकंड वाला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल ठीक है। और
पिछली सरकारी की देखोगे, पिछली सरकारों की तरह देखोगे तो ये सरकार भी अनुसंधान और विकास पर खर्च का प्रतिशत जीडीपी के 1% से अधिक बढ़ाने में सफल नहीं हुई है। यहाँ 2% की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो ये थर्ड वाला स्टेटमेंट गलत है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2। दूसरा स्टेटमेंट ठीक है, बाकी फर्स्ट और थर्ड हमारा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है लाल चंदन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। लाल चंदन के संबंध में पहला दिया गया है कि यह एक स्थानिक वृक्ष प्रजाति है जिसका वितरण भारत के पूर्वी घाटों तक सीमित है। सेकंड है भारत की विदेश व्यापार नीति के तहत आयात निषिद्ध है जबकि निर्यात प्रतिबंधित है। तीसरा है लाल चंदन की हार्टवुड की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफी मांग है। चौथा है कि यह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 1 के तहत सूचीबद्ध है और IUCN रेड लिस्ट के अनुसार लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत है। तो द हिंदू में इसको रखा गया था, सिटीज में रखा गया था, CITES डेटाबेस से जो लाल चंदन की तस्करी का खुलासा हुआ था। लाल चंदन की बात करें तो लाल चंदन जो है टेराकार्पस जो संतलिनस होता है या लाल चंदन भारत के पूर्वी घाटों तक सीमित वितरण के साथ एक क्या है, स्थानिक वृक्ष प्रजाति है। तो पहला वाला तो ठीक है, स्टेटमेंट गलत पूछ रहा है इसलिए हमसे। और आंध्र प्रदेश में पाई जाने वाली और 10 से 15 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ने वाली प्रजातियों को भारत की सबसे अधिक शोषित वृक्ष प्रजातियों में से एक बताया जाता है और अवैध कटाई और कटाई से गंभीर दबाव में है। यानी कि भारत की विदेश व्यापार नीति के तहत लाल चंदन का आयात प्रतिबंधित है जबकि निर्यात क्या है, प्रतिबंधित है। ठीक है, आयात प्रतिबंधित है, निर्यात भी क्या है, प्रतिबंधित है। सेकंड वाला स्टेटमेंट भी ठीक है। और चीन देखा जाए तो लगभग 13,618 टन से अधिक उत्पादों के साथ सबसे बड़ा आयातक बना हुआ है। इसके बाद हांगकांग जो कि 5215 टन, सिंगापुर 216 टन, इनका स्थान आता है। ठीक है ना। और लाल चंदन अवैध कटाई और कटाई से गंभीर दबाव में है, ये बात बिल्कुल ठीक है। और इसकी हार्टवुड की जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों की हम लोग बात करें तो उसमें मांग है और इसका उपयोग फर्नीचर, हस्तशिल्प बनाने के लिए किया जाता है। जबकि लकड़ी से प्राप्त लाल रंग का जो उपयोग वस्त्रों में देखोगे, दवाओं में देखोगे, है रंग एजेंट के रूप में किया जाता है। यानी कि थर्ड वाला स्टेटमेंट क्या है, सही है। और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की बात करें तो अनुसूची 1 नहीं बल्कि अनुसूची 4 के तहत सूचीबद्ध और IUCN रेड लिस्ट के अनुसार लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है, इसलिए फोर्थ स्टेटमेंट गलत है। लाल चंदन एक बहुत धीमी गति से बढ़ने वाली वृक्ष की प्रजाति जो कि 25 से 40 वर्षों के बाद प्राकृतिक वनों में परिपक्वता प्राप्त करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि हाल ही में कार टी सेल थेरेपी खबरों में रही है, इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें दिया गया है पहला स्टेटमेंट कि कार टी सेल थेरेपी रोगों की कोशिकाओं का उपयोग करती है। सेकंड है कार टी सेल थेरेपी का ल्यूकीमिया यानी कि श्वेत रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करने वाली कोशिकाओं से उत्पन्न होने वाला कैंसर और लिम्फोमा के लिए अनुमोदित किया गया है। तीसरा है सभी मामलों में चिकित्सा की प्रभावकारिता 90% तक होती है। द हिंदू में रहा था कार टी जो है सेल थेरेपी, ये कैंसर के समग्र उपचार की दिशा में अगला कदम उठाया गया था। ठीक है ना। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सही है। इसमें देखो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है, सेकंड भी ठीक है, लेकिन थर्ड वाला गलत है। क्यों? क्योंकि इसकी प्रतिक्रिया दर क्या है, परिवर्तनशील है। भाई कुछ प्रकार के ल्यूकेमिया हैं, लिम्फोमा है, इनमें क्या है प्रभावकारिता 90% तक अधिक होती है। कितने तक? 90% तक अधिक होती है। ठीक है ना, इसमें 90% तक अधिक होती है, जबकि अन्य प्रकार के कैंसर में ये काफी कम होती है। लेकिन ये कह रहा है सभी मामलों में, इसलिए गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन, अगले में कहा गया है कि भारत में उत्सर्जन व्यापार योजना ETS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है कि इसके लिए प्रदूषणकारी उद्योगों को ऊर्जा दक्षता के कुछ मानकों को प्राप्त करने और इन सुधारों को व्यापार करने की अनुमति देने की आवश्यकता होगी। सेकंड है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि CPCB इस योजना का नोडल समन्वयक होगा। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से सही है? इसको करंट में देखा जाए तो करंट में इस बात को कहा गया था कि पिछले दिसंबर की बात हम लोग कर लें 2022 में
जो ऊर्जा संरक्षण था संशोधन विधेयक, वो पारित होने के बाद केंद्र अब उत्सर्जन व्यापार योजना यानी कि ईटीएस को अधिसूचित करने की अंतिम चरण में है। तो इसमें स्टेटमेंट की बात करें तो हमारा केवल पहला स्टेटमेंट इसमें ठीक है, इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है, सेकंड गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि भाई याद रखना, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो जिसे हम लोग कहते हैं बीईई, ऊर्जा मंत्रालय का निकाय है और इस योजना का नोडल समन्वयक होगा, इसलिए ये गलत है, ना कि सीपीसीबी होगा। ठीक है ना, पहला तो सही है क्योंकि उत्सर्जन व्यापार योजना यानी कि जो ईटीएस है उसके लिए प्रदूषणकारी उद्योगों को ऊर्जा दक्षता के लिए कुछ मानकों को प्राप्त करने और उन सुधारों को व्यापार करने की अनुमति देने की आवश्यकता होगी, इसलिए पहला स्टेटमेंट ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है विश्व मैंग्रोव 2022 की स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है कि यह ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस द्वारा प्रकाशित किया जाता है। सेकंड है मैंग्रोव में कुछ अन्य पारिस्थितिक तंत्रों की तुलना में कार्बन की मात्रा का 4 गुना तक होने का अनुमान है। तीसरा है बचे हुए मैंग्रोव के 1% के भी नुकसान से 0.23 गीगाटन यानी कि CO2 के बराबर नुकसान हो सकता है, जो 520 मिलियन बैरल से अधिक तेल के बराबर है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से सही हैं? ठीक है, तो स्टेटमेंट तो इसमें हमारे तीनों के तीनों ठीक हैं। मैंग्रोव, विश्व मैंग्रोव को लेकर के तीनों ठीक हैं, क्योंकि द हिंदू में रहा था ये ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस की जो स्टेट ऑफ वर्ल्ड मैंग्रोव 2022 रिपोर्ट है वो प्रस्तुत की गई थी। क्योंकि ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस की स्टेट ऑफ वर्ल्ड मैंग्रोव 2022 रिपोर्ट में देखोगे तो दुनिया के कुछ या कुल मैंग्रोव कवर को लोग जो है लगभग 1,47,000 वर्ग किलोमीटर 14.7 मिलियन हेक्टेयर बताया गया था। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। सेकंड भी ठीक है क्योंकि द स्टेट ऑफ वर्ल्ड मैंग्रोव 2022 बताता है इस चीज को कि मैंग्रोव में कुछ अन्य पारिस्थितिक तंत्र की तुलना में क्या है, कार्बन की मात्रा का 4 गुना तक धारण करने का अनुमान, इसलिए ठीक है। तीसरा क्यों ठीक है? क्योंकि रिपोर्ट में ये बात कही गई थी कि जो बचे हुए मैंग्रोव थे उनके 1% के भी नुकसान से 0.23 गीगाटन CO2 के बराबर नुकसान हो सकता है, जो 520 मिलियन बैरल से अधिक तेल के बराबर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। इधर दिया है भ्रंश रेखा, इधर स्थान है। इसमें पहला दिया है अनातोलिया भ्रंश तुर्की, कुनलुन भ्रंश तिब्बत, मारिकिना घाटी भ्रंश इंडोनेशिया, रावत भ्रंश अफगानिस्तान। उपर्युक्त युग्मों में से कितने जोड़े सही सुमेलित हैं, इसमें बताना है कितने सुमेलित हैं। ठीक है ना, तो इसमें अगर देखा जाए 2600 से अधिक मारे गए तुर्की और सीरिया भूकंप की चपेट में जो लोग आए थे उसको लेकर के ये मुद्दा बना और उसी को लेकर के प्रश्न रखा गया है। सबसे पहले भ्रंश की बात कर लें। भ्रंश क्या है? तो भ्रंश जो है पृथ्वी की परपट्टी के दरारें हैं, जहां दरार के दोनों ओर की चट्टानें एक दूसरे के पिछले भाग में खिसक जाती हैं। कभी कभी दरारें छोटी होती हैं यानी कि बिल्कुल बाल जितनी पतली, और चट्टान की परतों के बीच कह सकते हैं बमुश्किल ध्यान देने योग्य गति के साथ ये होती है। लेकिन भ्रंश ये सैकड़ों मील लंबे भी हो सकते हैं, जैसे कि कैलिफोर्निया में देखोगे तो सैन एंड्रेस भ्रंश है, तुर्की में अनातोलिया भ्रंश है, जो दोनों अंतरिक्ष से दिखाई देते हैं। हालांकि भ्रंश 3 प्रकार के होते हैं, स्ट्राइक स्लिप, सामान्य और थ्रस्ट, यानी कि प्रत्येक प्रकार अलग अलग बलों का क्या है परिणाम है, जो परपट्टी पर धकेलते या खींचते हैं, जिससे चट्टानें एक दूसरे के ऊपर नीचे या अतीत में क्या होती हैं, फिसल जाती हैं। ठीक है, अगर हम पहले बात करें अनातोलिया भ्रंश की, तो अनातोलिया भ्रंश NAF जो है उत्तरी अनातोलिया में एक सक्रिय दाएं पार्श्व स्ट्राइक स्लिप भ्रंश के रूप में देखा जाता है, जो कहां पर है, तुर्की में है। पहला वाला बिल्कुल ठीक है। कुन्नुल भ्रंश की बात करें तो उत्तर की ओर देखोगे तो क्या है, स्ट्राइक स्लिप भ्रंश है, तिब्बत का। ठीक है, मारिकिना घाटी भ्रंश, जिसे हम लोग घाटी भ्रंश प्रणाली भी कहते हैं, लुजोन, फिलीपींस, इनकी प्रमुख दाएं से जो पार्श्व स्ट्राइक स्लिप है उस भ्रंश प्रणाली में ये आता है। तो तीसरा वाला भी ठीक है।
बात करें रावत भ्रंश की, तो जो रावत भ्रंश है ये कहां पर है? ये गलत है, अफगानिस्तान में न होकर के पाकिस्तान में है। पाकिस्तान, पंजाब से होते हुए रावत इस्लामाबाद से कश्मीर तक पाई गई है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सॉरी ये वाला भी गलत है अपना। इसमें इंडोनेशिया नहीं है, इसका इंडोनेशिया नहीं है, क्योंकि मैंने बताया अभी आप लोगों को, ये इंडोनेशिया नहीं है, ये अमेरिकन घाटी भ्रंश प्रणाली जो है ये क्या है, कहां पर है? फिलीपींस। ठीक है, तो ये भी गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 युग्म। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कहा गया है अफ्रीकी और एशियाई चीतों के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करें। पहला दिया गया है कि दोनों प्रजातियों को IUCN रेड डेटा लिस्ट के तहत लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सेकंड है एशियाई चीता आकार में बड़ा होता है और इसके अफ्रीकी समकक्षों की तुलना में अधिक फर होता है। भारत में पुनः वापसी हुए चीते एशियाई चीते हैं। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से गलत हैं? इसमें हमें बताना है कौन से गलत हैं। तो भैया याद रखना, इसमें जो स्टेटमेंट दिए गए हैं वो तीनों के तीनों हमारे गलत हैं, तीनों के तीनों स्टेटमेंट गलत हैं, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के 5 चीते हेलीकॉप्टर से कूनो जाने के लिए ग्वालियर के लिए उड़ान भरे थे। और अफ्रीकी चीता की हम लोग बात करें तो IUCN स्थिति देखोगे तो संवेदनशील है। क्या है? संवेदनशील है। तो पहला सही नहीं है ना। एशियाई चीतों की स्थिति देखोगे तो वो संकटग्रस्त है, दूसरा भी गलत है। अगर भारत में जो पुनः वापसी कार्य योजना थी उसके बारे में बात करें तो योजना के तहत 5 वर्षों की अवधि यानी कि 50 अफ्रीकी चीते जो थे उनको देश के अलग अलग राष्ट्रीय उद्यानों में पेश किया गया था। इसीलिए थर्ड स्टेटमेंट भी क्या है? गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है विप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट स्टेटमेंट है भारत के संविधान में इसका उल्लेख है और इसे फ्रांस के संविधान से लिया गया है। विप संसद के भीतर मतदान के सभी मामलों में लागू होता है और पार्टी के विधायकों को विप के निर्देशों का पालन करना होता है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से गलत हैं? तो याद रखिएगा दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि एक विधायक को पार्टी विप का पालन करना होता है और वो अपनी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि विप शब्द जो है पारंपरिक ब्रिटिश संसदीय प्रक्रिया से लिया गया है, जिसमें सत्तारूढ़ और विपक्षी दोनों दलों के विधायकों को पार्टी लाइन का पालन करने का आदेश दिया जाता है। इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। अगर सेकंड की बात करें तो राष्ट्रपति चुनाव के समय क्या होता है? राष्ट्रपति चुनाव के समय जो विप विधानसभा के सदस्य होते हैं यानी कि विधायक या संसद के सदस्य, यानी संसद को किसे वोट देना है निर्देशित नहीं कर सकता है। इसलिए सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। ठीक है, इसके दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में कह रहा है कि हाल ही में समाचारों में रही पैरट लेडी मूर्ति के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करें। पहला है यह कांसे से बनी लुप्त मोम तकनीक के माध्यम से चोल काल से संबंधित है। सेकंड में इसने कहा है कि यह पृथ्वी यक्षी का प्रतीक है और हम्पी मंदिर के खंडहरों के गर्भगृह में मुख्य मूर्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। तो कौन सा इनमें से गलत है? कौन सा इनमें से गलत है? ठीक है ना, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे गलत हैं। और ये भी याद रखना, करंट में रहा था ये टॉपिक खुजराहो में जो है प्रत्यावर्तित जो कलाकृतियां हैं इन पर एक प्रदर्शनी पैरट लेडी को प्रदर्शित करता है ये चीज, क्योंकि पैरट लेडी वही खुजराहो की रानी हो सकती है राजसी अभिसारिका या कामदेव से प्रभावित महिला अपने पालतू शुंका कह सकते हैं तोते के साथ बातचीत में लगी हुई है।
जैसा कि स्थानीय लोक कथाओं में बताया गया है, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। राजसी पैरट लेडी एक तोते के साथ मतलब कि बातचीत करने वाली एक कामुक कम कपड़े पहने महिला की 12वीं शताब्दी की पत्थर की मूर्ति है, इसलिए सेकंड भी गलत है, क्योंकि कनाडा के एक कला संग्राहक से जो है तस्करी की गई थी कि प्राचीन वस्तुओं से निपटने वाली जो स्थानीय सरकारी एजेंसी हैं उनके द्वारा 2015 में कनाडा में 3 फुट लंबी उत्कृष्ट नक्काशीदार मूर्ति कला को दोबारा से प्राप्त किया गया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि हाल ही में ह्वानसोंग 17 खबरों में रहा है, यह निम्नलिखित में किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, सेकंड है चीनी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन मॉड्यूल, तीसरा है जापानी विमान वाहक और फोर्थ है दक्षिण कोरिया युद्धक टैंक। तो अमेरिका, दक्षिण कोरिया, इनके सैन्य अभ्यास की तैयारी के दौरान उत्तर कोरिया ने मिसाइल दागी थी, ठीक है ना, मिसाइल दागी थी, और जो संबंधित होगा काय से? अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर ह्वानसोंग 17 की बात करें तो उत्तर कोरिया की 2 चरणों वाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि ICBM है, ठीक है ना, और इसकी अनुमानित परिचालन सीमा जो है 15,000 किलोमीटर या उससे अधिक है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहा गया है पेंगोलिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है पेंगोलिन निशाचर स्तनधारी है जो बिल खोलते हैं और चींटियों और दीमकों को खाते हैं, ठीक है। सेकंड में कहा है खोदते हैं, यहाँ खोदते कर लीजिएगा। पेंगोलिन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा ज़्यादातर मिट्टी में नमी जोड़ने और हवा देने में उपयोगी होते हैं। तीसरा है उनके पास केराटिन से बने सल्क होते हैं जो उनके पूरे शरीर को ढकते हैं। फोर्थ में कह रहा है कि भारतीय पेंगोलिन और चीनी पेंगोलिन दोनों IUCN रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध इनको किया गया है। तो उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से सही है? तो याद रखना, अगर देखें तो पहला दूसरा स्टेटमेंट तो हमारा ठीक है, बिल्कुल। क्यों ठीक है? क्योंकि पेंगोलिन निशाचर स्तनधारी हैं जो कि बिल खोदते हैं और चींटियों और दीमकों को खाते हैं और पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यानी कि ज़्यादातर मिट्टी में नमी जोड़ते भी हैं, ठीक है। तो दोनों ठीक है। अगर तीसरे की बात करें तो पेंगोलिन अपने अनोखे रूप के लिए जाने जाते हैं। उनके पास केराटिन से बने क्या होते हैं? सल्क होते हैं जो उनके पूरे शरीर को ढक लेते हैं। तो तीसरा भी ठीक हो जाएगा अपना ये। अगर बात करें चौथे स्टेटमेंट की, जो चौथा स्टेटमेंट है वो गलत है अपना। फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो गलत है क्योंकि चीनी पेंगोलिन को गंभीर रूप से लुप्त प्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, ना कि भारतीय पेंगोलिन को, ठीक है ना। भारतीय पेंगोलिन को केवल लुप्त प्राय सूची में, इसलिए ये गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1, 2 और 3 सही है। अगला क्वेश्चन, अगले में कहा है नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है 1200 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है जो रूस से फ्रांस तक जाती है। पाइपलाइन का उद्देश्य रूस को यूरोपीय गैस बाजार तक अधिक सीधी पहुंच प्रदान करते हुए यूरोप को एक स्थायी गैस आपूर्ति प्रदान करता है। कौन से इसमें से सही है? कौन से इसमें से सही है? देखिए, अमेरिका पर नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया था क्योंकि ये जो बाल्टिक सागर है उसके पार रूस से जर्मनी तक यानी कि 1200 किलोमीटर लंबी अपतटीय प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का निर्माण किया जा रहा है, यानी कि पहला स्टेटमेंट अपना गलत है। फ्रांस कह रहा है, रूस से जर्मनी तक है और पाइपलाइन पहले से ही पूरी हो चुकी है। नॉर्ड स्ट्रीम 1 प्रणाली के साथ चलेगी और दोनों मिलकर के जर्मनी को प्रतिवर्ष लगभग 110 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस की आपूर्ति करेंगे। और पाइपलाइन का उद्देश्य क्या है कि रूस को यूरोपीय गैस बाजार तक अधिक सीधी पहुंच प्रदान करे और यूरोप को एक स्थायी गैस आपूर्ति प्रदान करे, यानी कि सेकंड ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है भारत में न्यायपालिका के संदर्भ में हाल ही में देखे गए समाचार कैविएट निम्नलिखित में किसे संदर्भित करता है? पहला है आज्ञा या आदेश के निष्पादन के लिए कार्यवाही के अलावा ऐसे न्यायालय में पहले से ही संस्थित किसी भी वाद, अपील या कार्यवाही में न्यायालय को एक आवेदन। सेकंड में कह रहा है कि सजा के निलंबन के साथ
एक कैदी की सशर्त रिहाई की एक प्रणाली, और एक कैदी को एक विशेष कारण के लिए दिया जाता है। तीसरा है राष्ट्रीय महत्व के मामले को न्यायालय द्वारा कुछ समय के लिए ठंडे बस्ते में रखा गया है। फोर्थ है कि व्यक्ति को पूर्व सूचना दिए बिना कुछ निर्दिष्ट कार्यवाही करने से बचने के लिए अदालत से अनुरोध करने वाला अनौपचारिक नोटिस। ठीक है, अनौपचारिक नोटिस, इसमें हमें बताना है कौन सा संदर्भित करता है। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, व्यक्ति को पूर्व सूचना दिए बिना कुछ निर्दिष्ट कार्यवाही करने से बचने के लिए अदालत से अनुरोध करने वाला अनौपचारिक नोटिस होता है ये। ठीक है ना, अनौपचारिक क्या होता है? नोटिस होता है। क्योंकि कानूनी रूप से देखोगे तो कैविएट क्या है? एक अनौपचारिक नोटिस है जिसमें अदालत से अनुरोध किया जाता है कि वो कैविएट दर्ज करने वाले व्यक्ति को पूर्व सूचना दिए बिना निर्दिष्ट कार्यवाही करने से क्या करे? परहेज करे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सागर परिक्रमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कि यह सभी मछुआरों और मछली पालकों के साथ एकजुट प्रदर्शित करने के लिए पूर्व निर्धारित समुद्री मार्ग के माध्यम से सभी राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित की जाने वाली नौवहन यानी कि नेविगेशन यात्रा है। सेकंड है, यह राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा और तटीय मछुआरा समुदायों की आजीविका और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा के लिए समुद्री मत्स्य संसाधनों के उपयोग के बीच क्या है? स्थायी संतुलन पर ध्यान केंद्रित करेगा। ठीक है, इसमें पूछा है कि कौन सा या कौन से सही नहीं है। सही नहीं है, तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट तो ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, ना तो एक और ना ही दो, क्योंकि ये सभी मछुआरों, मछली पालकों और संबंधित हितधारकों के साथ क्या करेगा? एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए जो पूर्व निर्धारित समुद्री मार्ग हैं उनके माध्यम से सभी तटीय राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित की जाने वाली एक नेविगेशन नौवहन यात्रा है। ठीक है, और ये राष्ट्र खाद्य सुरक्षा और तटीय जो सेकंड स्टेटमेंट करा ये भी बिल्कुल ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। इनमें से कोई भी क्या है? ये पूछ रहा है कि सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, अगले में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा मिशन शक्ति योजना के उद्देश्य का सही उल्लेख करता है? शक्ति मिशन सब लोग जानते हो कि द हिंदू न्यूज में रखा था इसको। सर्वोच्च न्यायालय ने जो है सरकार से मिशन शक्ति के बारे में अधिक जानकारी मांगी थी, यानी घरेलू हिंसा के मामले में अगर देखा जाए तो उनसे निपटने के लिए सुरक्षा अधिकारियों की संभावित पुरानी कमी से चिंतित महिलाओं की रक्षा, सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए एक व्यापक योजना थी। तो राइट आंसर खुद ही दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर ए हो जाना चाहिए, महिलाओं की रक्षा, सुरक्षा। ठीक है, इनके लिए सशक्तिकरण के लिए व्यापक योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है डीजी यात्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक स्वैच्छिक प्रक्रिया है और बायोमेट्रिक डाटा यात्री के स्मार्टफोन के वॉलेट में संग्रहित किया जाता है। इसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI द्वारा लागू किया जाता है। कौन सा या कौन से सही है इसमें से? ठीक है, तो पहले चरण में देश के 3 हवाई अड्डों पर देखोगे तो डीजी यात्रा शुरू की गई थी और लगभग 1.6 लाख से अधिक हवाई यात्रियों ने डीजी यात्रा का लाभ उठाया था। ठीक है ना, लाभ उठाया था। इसमें क्या है कि यात्री के जो सभी डेटा होंगे उनको एक एनक्रिप्ट किया जाता है और यात्री के स्मार्टफोन के वॉलेट में संग्रहित किया जाता है और केवल सीमित समय अवधि के लिए यात्रा के मूल हवाई अड्डे के साथ साझा किया जाता है, यानी कि जहां यात्री की डीजी यात्रा आईडी को मान्य करने की आवश्यकता सबसे पहले होती है वही चीज़ है, यानी कि पहला स्टेटमेंट ठीक है। और ये परियोजना डीजी यात्रा फाउंडेशन द्वारा कार्यान्वित की जाती है, ना कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कथन एक दिया गया है इसमें कि 21 फरवरी को भाषा आंदोलन के एक महत्वपूर्ण क्षण के रूप में पहचाना जाता है जिसने पूर्वी पाकिस्तान में भाषाई राष्ट्रवाद की नींव रखी थी। कथन 2 दिया है कि अपनी भाषा और संस्कृति के लिए बंगाली लोगों से संघर्ष की मान्यता में यूनेस्को ने 1999 में घोषणा की कि 21 फरवरी को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाएगा।
तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के बारे में क्या, जागरूकता को बढ़ावा देने और जो बहुभाषावाद होती है उसको बढ़ावा देने के लिए 21 फरवरी को आयोजित एक विश्वव्यापी वार्षिक उत्सव है। ठीक है ना, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट ठीक है, और जो ये सेकंड स्टेटमेंट है, जो कथन 2 है, वो कथन 1 की सही व्याख्या भी करता है। तो पहला वाला स्टेटमेंट जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि हाल ही में समाचारों में ग्लोबल लैंड आउटलुक रिपोर्ट निम्नलिखित में किसके द्वारा जारी की गई है। फर्स्ट ऑप्शन है विश्व बैंक, सेकंड है कि मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, तीसरा है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, और फोर्थ है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो ध्यान रखना, पीआईबी में इसको रखा गया था करंट में। तो मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो UNCCD होता है, उसके ग्लोबल लैंड आउटलुक यानी कि दूसरे संस्करण की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भूमि क्षरण की जो वैश्विक सीमा कुल भूमि क्षेत्र है उसके लगभग 20 से 40% के बीच अनुमति है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कहा गया है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी कि ASD की विशेषता वाली स्थितियों की एक श्रृंखला को संदर्भित करता है। और पहला दिया स्टेटमेंट कुछ हद तक बिगड़ा हुआ सामाजिक व्यवहार, सेकंड है संचार और भाषा के मुद्दे, थर्ड है रुचियों और गतिविधियों का सीमित दायरा, और फोर्थ है मानसिक मंदता। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो याद रखना, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ये जो क्या बोलते हैं उसको न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर के एक समूह के लिए शब्द है, क्योंकि शोधकर्ता अभी तक ASD के कारणों को पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। हालांकि वे इस खोज में लगे हैं कि गट ब्रेन एक्सिस इसमें एक विकार की प्रमुख भूमिका हो सकती है। यानी कि ASD कुछ हद तक बिगड़ा हुआ सामाजिक व्यवहार, संचार और भाषा और हितों और गतिविधियों की एक संकीर्ण श्रेणी की विशेषता वाली क्या है, स्थितियों की एक श्रृंखला को संदर्भित करता है, जो कि दोनों व्यक्तियों के लिए अद्वितीय है और दोहराव से किए जाते हैं। यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इससे रिलेटेड होंगे, संदर्भित किए जाएंगे, फोर्थ नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कहा है कि हाल ही में समाचारों में रहा सर्वोच्च न्यायालय का नवाब राबिया निर्णय निम्नलिखित में किससे संबंधित है। किससे संबंधित है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत धर्म की स्वतंत्रता, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत विधायकों की योग्यता, राष्ट्रीय और राज्य राजमार्ग पर शराब की बिक्री पर रोक, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो सबको पता है द हिंदू में मुद्दा बना था ये करंट का, और सर्वोच्च न्यायालय आज उसने जो फैसला सुनाया था उस टाइम पे कि नोटिस के तहत स्पीकर विधायकों को अयोग्य घोषित कर सकता है या नहीं कर सकता है, इस चीज़ को लेकर के। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत विधायकों की योग्यता। ठीक है ना। अगर नवाब राबिया निर्णय की बात करें तो संविधान का आर्टिकल जो है 179C, उसमें विधानसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों या शब्द की व्याख्या पर नवाब का दृष्टिकोण आधारित था, क्योंकि 5 न्यायाधीशों की पीठ ने यह कहा था कि विधानसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित अध्यक्ष को जो है 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता की कार्यवाही के साथ आगे बढ़ने से रोक देगा। क्यों? क्योंकि ये सदन के एक या एक से अधिक विधायक की योग्यता के बाद सभी तत्कालीन सदस्य शब्दों के प्रभाव को नकार देगा, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है मंथन हाल ही में खबरों में रहा, इसका संबंध निम्नलिखित में किससे है? रक्षा क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, युवा सम्मेलन। मंथन की बात ये कर रहा है। तो सबको पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है बेंगलुरु में एरो इंडिया 2023 का उद्घाटन किया था। किसका? एरो इंडिया का, जो कि रक्षा क्षेत्र से संबंधित है, रक्षा क्षेत्र से। ठीक है, रक्षा क्षेत्र से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो फरवरी 2023 के करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन थे आप लोगों को कंप्लीट करा दिए गए। उम्मीद करता हूं कि सभी समझ में आ गए होंगे। डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए तो फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में मार्च के करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज के साथ में। धन्यवाद।